रामधन गबन के 8 आरोपियों की पेशी आज। विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट में होगी पेशी। मामले में एसआईटी की जांच तेज, 15 जुलाई तक सौंपेगी रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में दान हेरा फेरी में 32 दिन की फुटेज डिलीट। इंजीनियर फुटेज रिकवर करने में जुटे। बीकेटीसी के दावों की खुली पोल। 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित बताई गई। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण आज। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह भी होंगे शामिल। लखनऊ में पूर्व एआरटीओ ललित कुमार पर ईडी दर्ज करेगी मनी लॉन्ड्रिंग का केस। विजिलेंस छापे में मिला था 1 करोड़ 62 लाख का कैश। संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई तेज। कौशाम्बी में अवैध कब्जे पर प्रशासन की कार्रवाई। सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। शिकायत के बाद तहसील प्रशासन ने की कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। चलिए सीधे आपको देहरादून लेकर के चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साइंस सिटी परियोजना के निर्माण कार्यों के निरीक्षण कर रहे हैं। अनेक यूनिवर्सिटीज में जहां शिक्षण का कार्य किया, उसके साथ साथ बहुत सारे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों में पत्रकारिता जगत में भी एक बड़ा लंबा कालखंड, लगभग 45 वर्षों का कालखंड इन्होंने बिताया। ऐसे मीडिया सलाहकार समिति के नाते अपनी सेवा उत्तराखंड राज्य को दे रहे हैं प्रोफेसर गोविंद सिंह जी। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी विभागाध्यक्ष, वैज्ञानिक, सभी हमारे आदरणीय कुलपतिगण और रिसर्च करने वाले सभी शोधकर्ता, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, अन्य जगत से आए हुए जनप्रतिनिधि, हमारे जोत सिंह जी भी यहाँ बैठे हैं, ऐसे सभी आए हुए। चूँकि मैं एक एक का नाम का उल्लेख करूँगा तो सबका मेरे से बहुत सारे लोगों का व्यक्तिगत रूप से परिचय भी है और इतना समय हो गया काम करते करते आप सबके बीच में। और आज ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से विभिन्न स्थानों में, प्रदेश में, देश में और दुनिया के अनेक लोग आज हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, इस परिसंवाद चर्चा में शामिल हो रहे हैं। ऐसे सभी हमारे छात्र छात्राएं, सभी वैज्ञानिक, अन्य सभी महानुभाव और मेरे सभी युवा ऊर्जावान साथी, मैं आप सभी का आज के इस परिसंवाद चर्चा कार्यक्रम में अपनी ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। और सच में आज इस विज्ञान भूमि पर आप सभी के मध्य में उपस्थित होकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। और मैं जब भी यहाँ आता हूँ, आज मैं नितेश जी से कह रहा था अभी कि सच में बहुत सारे विचार आ रहे थे जब मैं यहाँ पहुँचा। ये स्थान का चयन भी जो है, ये सब भगवान की कृपा से होता है। ये कह रहे हैं मेरे उससे हो गया, मुझे केवल माध्यम बनाया, हम सब माध्यम हैं, लेकिन भगवान ने इस भूमि का चयन ही इसी रूप में किया गया होगा। इसीलिए इतने सारे यहाँ पर शोध, नवाचार, अनेक सारी चीज़ें यहाँ पर आज प्रारंभ हुई हैं। जैसे मैं आज इनसे कह रहा था अभी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम बहुत सारे काम और कर सकते हैं, बहुत सारे नवाचार कर सकते हैं। मैंने जब विज्ञान की बात आ रही है, साइंस की बात आ रही है, टेक्नोलॉजी की बात आ रही है, इनोवेशन की बात आ रही है, तो इसलिए ये भूमि सच में अपने आप में बहुत विशिष्ट है। और मुझे यहाँ पर आने पर ऐसा अनुभव होता है कि मैं किसी परिसर में नहीं, बल्कि उत्तराखंड का जहाँ से स्वर्णिम अध्याय, जहाँ से स्वर्णिम भविष्य जहाँ से गढ़ा जाने वाला है, मैं उस कार्यशाला में खड़ा हूँ, उस स्थान पर खड़ा हूँ जहाँ से जड़ से जगत की शुरुआत होगी, या जड़ से जगत तक जो है हम लोग पहुँचेंगे, या ये मैं कहूँ कि धरती से आसमान तक पहुँचेंगे। साधारण से असाधारण की यात्रा हमारी यहाँ से प्रारंभ होगी।
भाइयों बहनों, आज यहाँ इस कार्यक्रम में आने में थोड़ा विलम्ब भी हुआ। वैसे मुझे बताया गया था कि थोड़ा आराम से चलना है, तो मैं तो तैयार हो गया था जैसे टाइम से, पता नहीं वो फिर, लेकिन आपने बाहर ज़्यादा टाइम लगा दिया मुझे लगा उसमें। जैसे मैं इसमें देख रहा हूँ कि पर्चे में जो है और पहले का लिखा हुआ है। इतना ज़्यादा विलम्ब मेरे कार्यक्रमों में कभी होता नहीं है, और आप सबको विलम्ब करवाना तो देश का नुकसान करना है, देश की बहुत बड़ी क्षति है। क्योंकि इसमें से एक एक व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण है कि वो स्वयं में संस्थान है, क्योंकि उस संस्थानों को चला रहे हैं, संस्थानों को हेड कर रहे हैं, लोगों को इतना बड़ा नेतृत्व देने का काम कर रहे हैं। तो मैंने आज यहाँ का बहुत बारीकी से निरीक्षण भी किया, जिसके बारे में प्रदीप बत्रा जी ने भी बहुत थोड़े में हमारे मंत्री जी ने बताया कि भाई कैसे अर्थ के नीचे बनाया गया है। और मुझे आजकल ये पानी की जब बात होती है तो मैं बहुत उत्सुक हो जाता हूँ। मैं अभी पिछले दिनों नीति आयोग के मेंबर मिलने आए थे, श्रीनिवासन जी, वो हेल्थ के क्षेत्र में उनको विशेष रूप से काम दिया है पूरे देश का। तो ऐसे बात करते करते उसी दिन प्रातःकाल में आवास के परिसर के अंदर घूम रहा था सवेरे 6 बजे, और जैसे मैं घूमने लगा तो तेज बारिश होने लगी। मैं देख रहा हूँ जहाँ पर रोड नहीं है या सीमेंट का कोई वो नहीं है, तो वहाँ पानी बाहर नहीं आ रहा था तेज बारिश में भी, और बाकी तेज तेज पानी बह रहा है रोड में, मतलब मेरे पैरों के नीचे भी काफ़ी पानी बह रहा था। तो मुझे लगा कि कम से कम हमारे ऐसे वैज्ञानिकों को जो सबको गढ़ने वाले हैं, जड़ से जगत की यात्रा को चलाने वाले हैं, या उसका किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन करने वाले हैं, तो इस विषय में भी हमको चिंतन करना चाहिए। मुझे लगा कि आज आपके बीच में मैं बात करते करते विषय जरूर डाल दूंगा कि ये देखिए, यहाँ पर ये अभी बता रहे थे कि जब इसका ये जो अर्थ के नीचे जो इन्होंने बनाया है, अर्थ के नीचे कैसा दिखता है, तो बहुत कम में, मतलब 30-40 फुट में ही यहाँ पर पानी आ गया, 40 फुट में, और कहीं कहीं पर 500 फुट में भी नहीं आता, 1000 फुट में भी नहीं मिलता। पानी ढूंढते ढूंढते मिलते हैं, और कहते हैं जल बिन सब सून। जहाँ जल नहीं है तो वहाँ जीवन भी नहीं है। जहाँ जल है वहीं समृद्धि है, जहाँ जल है वहीं विकास है, जहाँ जल है वहीं जीवन है। जल के बिना सब जीवन की कल्पना करना जो है, मैं समझता हूँ कि बहुत अतिशयोक्ति होगा। इसलिए मुझे ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाएं आज यहाँ पर बहुत आकार ले रही हैं, और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि ये साइंस सिटी केवल उत्तराखंड की नहीं, बल्कि देश के, पूरे देश के विद्यार्थियों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, विज्ञान और नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा, एक अग्रणी केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगी। जिस प्रकार का यहाँ पर काम चल रहा है और जिस प्रकार की यहाँ की कल्पना की गई है, हमारे यहाँ के युवा नवोदित उदयमान वैज्ञानिकों को, युवाओं को, सबको यहाँ पर अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो उनके सपनों और विचारों को नई उड़ान देने का कार्य करेंगी। आज यहाँ पर हमें विज्ञान सेतु की परिकल्पना के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण पहलों में सामुदायिक विज्ञान रेडियो विज्ञान वाणी, 88.8 मेगाहर्ट्ज विज्ञान दृश्यम तथा विज्ञान धारा का भी लोकार्पण करने का सौभाग्य मुझे और हम सबको यहाँ पर प्राप्त हुआ। और ये तीनों ही अभिनव पहल प्रयोगशालाओं के जटिल ज्ञान को उत्तराखंड के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेंगी। बहुत सारी हमको सुविधाएं होंगी, बहुत सारे जो संदेश हम आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं उसमें ये बहुत सहायक सिद्ध होंगी। भाइयों बहनों, आज का ये अवसर इसलिए विशेष है क्योंकि अब हम सब अभी हरेला सप्ताह भी मना रहे हैं। प्रकृति संरक्षण का एक पर्व है। इस अवसर पर आज हमें यूकॉस्ट के परिसर में पौधारोपण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हरेला केवल एक त्यौहार नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी आस्था, पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी जिम्मेदारी, प्रतिबद्धता और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये दायित्व का भी एक प्रतीक पर्व है। और हमारे पूर्वजों की उसी दूरदर्शी सोच का ये जीवंत प्रमाण है, जिसने प्रकृति और मानव के बीच संतुलन बनाए रखने का कार्य हम सबको सौंपा है।
अपनी नई पीढ़ी को विरासत में दिया है। आज जब ऐसे समय में बड़ा कठिन दौर आज पूरी दुनिया का चल रहा है, जब हम जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरणीय संकट की अनेक चुनौतियां, उनका हम सामना कर रहे हैं। इस बात से भी देखिए जितनी एलिनो इफेक्ट दिखाई दे रहा है कि जितनी बारिश होनी चाहिए थी। और मुझे एक दिन बीच में प्रवासी भाइयों के कार्यक्रम में मुंबई जाने का भी अवसर मिला था, तो वहाँ देख रहे हैं लगातार एक हफ्ते से बारिश ही बारिश हो रही है, सारा जनजीवन रुका हुआ है। और आप स्वयं देख रहे होंगे जब वर्षा काल पीछे चला गया है। हमारे यहाँ तो जून के शुरुआत में ही बारिश होने लगती थी और अब जुलाई में भी रुक रुक कर आ रही है। बीच बीच में सर्दियाँ भी अपने समय से आगे निकल गई हैं। जब गर्मी पड़नी चाहिए, कई बार गर्मी का एहसास ही नहीं होता है। इस प्रकार की अनेक चुनौतियाँ हैं। ऐसे समय में हमारा हरेला पर्व पूरी दुनिया को संदेश देता है कि विकास और प्रकृति साथ साथ चल सकते हैं। और आज जो हमने यहाँ पौधे रोपे हैं वो प्रकृति संरक्षण और सतत विकास के प्रति हमारे संकल्प के साक्षी होने के साथ साथ इस बात के भी प्रतीक हैं कि उत्तराखंड विकास, प्रकृति विज्ञान के अद्भुत संतुलन के साथ अब निरंतर आगे बढ़ रहा है। इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी, तीनों का जो है एक समन्वय बनाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज पूरी दुनिया एक अभूतपूर्व तकनीकी बदलाव के दौर से भी गुजर रही है। आज रोबोट्स हमारे कारखानों से लेकर अस्पतालों तक में काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी क्षमता को आज नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है, जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं थे। वो सारा एआई जो है हमको करके दे रहा है। वहीं डेटा साइंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी जैसी उभरती हुई अनेक टेक्नोलॉजियां आज दुनिया की दशा और दिशा तय कर रही हैं। ऐसे में हमें भी इस बदलाव को न केवल स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है, बल्कि इसका नेतृत्व भी करना है। क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हो चुके हैं जहां पर आज उत्तराखंड बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में पूरे देश के अंदर उसका उदाहरण एक प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे सिलक्यारा टनल रेस्क्यू अभियान को ब्रिक्स के सम्मेलन में एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया था। और हम प्रत्येक वर्ष 28 नवंबर को और राज्य सरकार की तरफ से इसमें एक शासनादेश भी हो गया है कि हर वर्ष इसको आपदा प्रबंधन दिवस के रूप में हम मनाएंगे, जिससे कि पूरी दुनिया हमारे इस मॉडल को हमेशा याद करे कि कितनी कठिन परिस्थितियों में हमारे राज्य के लोगों ने, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, तमाम एजेंसियों ने मिलकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में 17 दिनों तक संघर्ष और जूझने वाले जीवन और मृत्यु के बीच उनको सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला था। बाबा बौखनाथ की भी बड़ी कृपा हुई उस स्थान पर, क्योंकि मैं लगातार 17 दिनों तक वहाँ रहा। इस नाते मैंने देखा कि किस प्रकार से वहाँ कठिन परिस्थितियाँ थी। तो मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड में भी युवाओं में हमारे जो है अद्भुत प्रतिभा और मेधा है। इसलिए हमको एक ऐसा तंत्र भी राज्य के अंदर विकसित करना होगा जहाँ हमारे युवाओं को सही दिशा मिले, सही मार्गदर्शन मिले, आगे बढ़ने की सही प्रेरणा मिले और वो वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सकें। क्योंकि आने वाला समय ये नवाचार का है और जो नवाचार को अपना पाएगा वही अपनी विकास यात्रा का ईंधन तैयार कर पाएगा, उस यात्रा के लिए फ्यूल बना पाएगा, फ्यूल रख पाएगा अपने पास। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने विकसित भारत 2047 का जो अमृत संकल्प रखा है, उसकी सबसे मजबूत आधारशिला विज्ञान और प्रौद्योगिकी है और साथ में अनुसंधान की भी है। इसीलिए उन्होंने कहा जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, और उसमें एक शब्द और जोड़ दिया जय अनुसंधान। और ये हमने देश के वैज्ञानिकों को, युवाओं को एक मंत्र दिया। आज उन्हीं के दूरदर्शी नेतृत्व में अनेक काम देश के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, चाहे डिजिटल इंडिया का हो, स्टार्टअप इंडिया।
तो परियोजना का संवाद कार्यक्रम चल रहा है, जहां मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि उत्तराखंड लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में साइंस सिटी परियोजना के निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया मुख्यमंत्री ने। और इसी बीच आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी केस में ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मामले में आरोपी प्रमोद नौटियाल हिरासत में, देहरादून से एसआईटी ने हिरासत में लिया। आरोपी को आज कोर्ट में पेश करेगी एसआईटी। मामले में आरोपी प्रमोद नौटियाल गिरफ्तार किए गए हैं। देहरादून के बीकेटीसी चढ़ावा चोरी प्रकरण में नया मोड़ सामने आया है। आरोप यह है कि नेहरू कॉलोनी स्थित घर से रविवार रात सादी वर्दी में आए 4 लोग प्रमोद नौटियाल को बयान दर्ज कराने की बात कहकर अपने साथ ले गए। कई घंटे बाद भी जब उनका कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर दी। प्रमोद नौटियाल की मां हेमलता नौटियाल ने पुलिस से बेटे की सकुशल बरामदगी की मांग की। वहीं परिवार का दावा है कि स्थानीय पुलिस ने ऐसी किसी टीम को भेजने से इनकार किया है। चढ़ावा चोरी मामले में पहले ही जांच और सीसीटीवी फुटेज को लेकर सवाल उठ चुके हैं। तो देहरादून से एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को आज कोर्ट में पेश करेगी एसआईटी। वहीं दूसरी तरफ उनकी गुमशुदगी की बात परिवार कह रहा है। तो बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में एक के बाद एक नई चीजें सामने आ रही हैं। जहां बताया गया 32 दिन की रिकॉर्डिंग डिलीट है, सीसीटीवी की फुटेज डिलीट है। अब ये फुटेज क्यों डिलीट है, ये जवाब लेना अभी बाकी है। सवाल लगातार किया जा रहा है, क्योंकि पहले ने बीकेटीसी ने साफ तौर पर ये स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया था। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित भगत सिंह कोश्यारी का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय ने विभिन्न स्कूलों से 38 मेधावी विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षक, छात्र छात्राएं, शोधार्थी और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग मौजूद रहे। तो बता दें कि अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर भगत सिंह कोश्यारी को सम्मानित किया गया और इन्हीं के साथ साथ तमाम छात्रों को भी यहां पर उनके द्वारा सम्मानित किया गया। 38 मेधावी छात्र रहे जिनको सम्मानित किया गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय में ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया। भगत सिंह कोश्यारी जी को पद्म भूषण भारत सरकार ने दिया। एंड भगत सिंह कोश्यारी जी का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन पॉलिटिक्स में या समाज सेवा के क्षेत्र में, वो अद्वितीय है। उत्तराखंड में उनको वाजपेयी जी के समकक्ष रखा जा सकता है, क्योंकि स्वीकार्यता जो है उस लेवल की है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो ये कि भगत सिंह कोश्यारी जी कुमाऊं से बिलोंग करते हैं एंड वो कार्य परिषद के कुमाऊं यूनिवर्सिटी के मेंबर रहे बहुत बार। तो हमने सोचा कि इतने बड़े शख्सियत का सम्मान करना हम सभी लोगों का धर्म है। ये उनका सम्मान नहीं, ये हमारी अपनी जनता का सम्मान है। अपना एक बहुत लगाव है और ये जो सम्मान है, ये जो वास्तव में प्रधानमंत्री जी ने ये सम्मान भगत सिंह कोश्यारी को नहीं दिया है। ये कोई मैंने इनकी तरह से, हमारे वीसी साहब की तरह से खोज की है क्या? इनको तो खोज करने का कारण से अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है। ये केवल और इसलिए कि मैंने वहाँ से राज्यपाल का पद छोड़ा और यहाँ से जो उनका लक्ष्य है कि अगले 10 सालों में उत्तराखंड देश का सबसे अच्छे राज्य में से एक बने, वो कहते उत्तराखंड का दशक है अगला, तो उसमें मैं सहायक हो सकूं, अर्थात लोग आत्मनिर्भर बने, पलायन बंद हो और यहाँ पर हमारी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है एक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित हो। लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिलाधिकारी स्वामी एस भदौरिया ने जनपद की आपदा तैयारियों की व्यापक समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने के निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, संचार, राहत एवं बचाव व्यवस्थाओं के साथ चारधाम यात्रा की स्थिति का विस्तार से जायजा लिया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि आपदा के समय हर मिनट महत्वपूर्ण होता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो किसी भी हाल में लापरवाहियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। देखिए, लगातार हो रही बारिश के बाद
नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, भूस्खलन, लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसके बाद डीएम ने जो है वो निरीक्षण किया। डीएम ने समीक्षा बैठक कर सख्त निर्देश दिए। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पति पत्नी के बीच मायके जाते समय कहासुनी हो गई। पति से कहासुनी के बाद पत्नी ने मासूम संग गंग नहर में छलांग लगा दी। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और गंग नहर में सर्च अभियान शुरू किया। थाना प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि फिलहाल महिला और बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दोनों की तलाश लगातार जारी है। तो देखिए, दोनों पति पत्नी में मामूली सी बात को लेकर कलेश हुआ था। मायके जाते वक्त ये कलेश हुआ, जहां महिला ने मोटरसाइकिल रुकवा के अपनी 1 साल की मासूम बच्ची को गोद में लेकर गंग नहर में छलांग लगा दी, जहां उसके बाद पति ने पुलिस को सूचित किया। जहां मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन अभी तक न बच्ची और न ही महिला का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं मसूरी में बिजली उपभोक्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए यूपीसीएल ने मसूरी में बिजली घर घर संवाद हर द्वार अभियान चलाया। ऊर्जा भवन से पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में घर घर जाकर बिजली आपूर्ति, बिलिंग और अन्य समस्याओं की जानकारी ली। अधिकांश उपभोक्ताओं ने विभाग की त्वरित कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि खराब मौसम में भी बिजली आपूर्ति जल्द बहाल कर दी जाती है। अभियान के दौरान स्थानीय लोगों ने सड़क चौड़ीकरण के बाद बीच सड़क पर खड़ी बिजली के पोलों का मुद्दा प्रमुखता के साथ उठाया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि संबंधित विभाग से औपचारिक प्रस्ताव मिलने के बाद नियम अनुसार पोलों का स्थानांतरण कराया जाएगा। तो अधिकारियों ने घर घर जाकर उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुना और उपभोक्ताओं ने बिजली आपूर्ति व्यवस्था की सराहना भी की है। जिस तरीके से ये बड़े अधिकारी लोगों के घर घर जाकर के संवाद स्थापित कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं और लोगों से समस्याएं समझने की कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।